तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। और आज सबसे पहले आप तमाम लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। आज देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, 74th रिपब्लिक डे। और शुरुआत राजपथ से हुई, जो कि हमेशा होता आया। लेकिन कई लोगों ने ये पूछा भी था, कई बार एक जनरल सवाल भी होता है कि हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो एक तो स्वतंत्र दिवस होता है, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। लेकिन तब आज़ाद हुए थे, आज़ादी के बाद हमारा देश कैसे चलेगा, किन सिद्धांतों पर चलेगा, किन उसूलों पर चलेगा, उसके लिए किसी संविधान, कानून, नियम की ज़रूरत थी। और उसको बनाने में वक्त लगा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में भारत का नया संविधान लिखा गया। 26 जनवरी और 1950 यानी कि 26 जन 1950 को यह संविधान पहली बार भारत की आज़ादी के तीसरे साल में लागू हुआ था। और वो तारीख थी 26 जनवरी 1950, सुबह 10:18 पर, 26 जनवरी को सुबह 10:18 पर 26 जनवरी 1950 को आज़ाद भारत का, स्वतंत्र देश का जो अपना संविधान था वो लागू हुआ था। तो उसी दिन से फिर ये परंपरा चली आ रही है। 10:18 पर यह संविधान लागू हुआ था और उसके ठीक 6 मिनट के बाद 10:24 पर देश के पहले राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने शपथ लिया था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का। तो 10:18 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो गणतंत्र दिवस की घोषणा हुई। और उसके 6 मिनट के बाद देश को पहला राष्ट्रपति मिला। अब आपको पता है, राजपथ पे हर साल 26 जनवरी की परेड होती है। लेकिन जो पहला था 1950 में 26 जनवरी को, वो इरविन स्टेडियम में हुआ था। इरविन स्टेडियम यही न्यू दिल्ली का एक इलाका है, जो दिल्ली में रहते हैं वो जानते होंगे। लेकिन वैसे आप समझिए कि उस जगह पर अब जू है, यानी चिड़ियाघर है। और उसके बाकी के जो हिस्सा है वो अब नेशनल स्टेडियम या ध्यानचंद स्टेडियम आप कहें। तो पहला जो गणतंत्र दिवस का समारोह हुआ था वो हुआ था इरविन स्टेडियम, यानी कि आज के दौर के चिड़ियाघर में। और तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने 21 तोपों की सलामी दी और ध्वजारोहण किया, यानी तिरंगा फहराया था। तो परंपरा आज तक चली आ रही है। अब 74 साल हो गए हैं पूरे। और इन 74 सालों में लगातार गणतंत्र दिवस हम सभी मना रहे हैं। और इसकी फिर ये हुआ कि इस दिन छुट्टी होनी चाहिए, तो इसकी छुट्टी भी है। और हर साल ये होता है कि अब गणतंत्र दिवस के मौके पर जो राजपथ पे परेड होता है, जिसमें हमारी सैन्य शक्ति का भी प्रदर्शन होता है, तो उसमें किसी न किसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष को बुलाया जाता है एक मेहमान के तौर पर। और इस साल यानी कि 26 जनवरी में परेड में जिन्हें बुलाया गया था वो मिस्र के राष्ट्रपति, मिस्र के प्रेसिडेंट थे, अब्देल फतेह अल सीसी। तो ये हमारे मेहमान थे। और उसी रंगारंग कार्यक्रम के तहत 26 जनवरी का राजपथ पर बड़े ही शानदार और गौरवशाली अंदाज में यह परेड ख़त्म हुआ। तो इस परेड को देखने का एक अपना एक आनंद होता है। मैंने कई बार रिपोर्टिंग के दौरान, चूँकि ड्यूटी लग जाती थी 26 जनवरी के इर्द गिर्द सिक्योरिटी को देखने के लिए, तो उस बहाने और बाकी फिर एक भारतीय होने के नाते भी मौका मिला। तो एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है ये दिन और ये इस मौके को देखने का। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक बार फिर आप तमाम लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और हमारा देश यूँ ही तरक्की करता रहे, सब खुश रहे, मिलजुल कर रहें, मोहब्बत से रहें, नफरत ना हो, यही दुआ है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। सोचा कि आज 26 जनवरी का दिन है, तो क्यों ना देश से जुड़ी हुई कुछ ऐसी कहानी सुनाएं जो अब तक शायद बहुत सारे लोगों को ना मालूम हो। तो आज की कहानी एक ऐसे ख़जाने की कहानी है जो ख़जाना नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके साथ उस आखिरी सफ़र में था, जिस सफ़र में कहा जाता है कि उनकी मौत हो गई, या फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसके बावजूद वो बच गए थे। तो जिस प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की मौत की बात होती है, उस प्लेन में उनके साथ 4 बक्से भी थे। और उन 4 बक्सों में आज के हिसाब से अगर कीमत तय करूं तो करीब 280 करोड़ के आसपास की कीमत के खजाने थे, गोल्ड के तौर पर, सोने के तौर पर। लेकिन
और उसका वेट कहते हैं कि करीब 75 kg था, लेकिन उसमें से सिर्फ 15 किलो सोना ही वापस मिल सका। 60 kg यानी 60 किलो सोना, जिसकी कीमत कई सौ करोड़ रुपए है, आज भी एक पहेली है कि वो सोना कहाँ गया, किसने चुराया, किसने गबन किया, किसने बेईमानी की। कई कमीशन, कई आयोग, कई जांच आयोग बैठे, लेकिन इसका खुलासा नहीं हो पाया। तो आज की कहानी उसी नेता जी के साथ उस आखिरी सफ़र में उन 4 बक्सों की कहानी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे तो शुरुआत से वो बहुत ही ज़ोरदार भाषण दिया करते थे, और कहते हैं कि जब वो भाषण दिया करते थे तो लोग इतने ज़्यादा उनसे मुतासिर, प्रभावित होते थे कि मन करता था कि अपना सब कुछ निछावर कर दूँ। और जब जब भाषण देते थे तो बहुत सारे लोग जो भाषण सुनते थे, वो चूँकि एक मूवमेंट, एक आंदोलन भी चलाना है, तो उसके लिए चंदा की भी, पैसे की भी ज़रूरत होती थी। तो लोग दिल खोल कर, कहते हैं कि कई लोग तो वहाँ पे बैठे हुए हैं, भाषण सुन रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारे अगर जेवर पहने हुए सोने के उतार कर वहीं पे कदमों पर रख देते थे नेताजी के, कि आपकी लड़ाई के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा योगदान। तो जब जब ऐसे हुए, बहुत सारे लोगों ने नेताजी के इस आज़ादी के मूवमेंट में हिस्सा लेते हुए उन्हें बहुत सारे पैसे, सोने दिए। कई लोग हैं जिन्होंने 13-13 किलो सोना वहीं पे दे दिया। एक रंगून के एक बिजनेसमैन थे, वीके नादर, इन्होंने आज़ाद हिंद जो फौज की अपनी बैंक थी, जो लोगों के चंदे से जिससे लड़ाई लड़ी जा सके, 42 करोड़ रुपए और करीब 2800 सोने के सिक्के उस वक्त दान किए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की मतलब बातें हैं जो लगातार इस आज़ाद हिंद बैंक में पैसे देते थे, चंदा देते थे, ताकि नेताजी देश को आज़ाद कराने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें मदद मिल सके। तो ये सब चलता रहा। 1945 में नेताजी का जन्मदिन था, जनवरी में, और ये तब उस वक्त ये था कि अब लगभग आर पार की लड़ाई हो रही है, क्योंकि 45 की ये बात है, 47 में हम आज़ाद हो ही गए थे। तो उस वक्त पैसों की भी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो एक मुहिम चली थी कि नेताजी के जन्मदिन के मौके पर लोग दान करें और पैसे दें, चंदा दें, ताकि लड़ाई के लिए ज़रूरी सामान सबका इंतज़ाम हो सके। तो उस वक्त नेताजी को बाकायदा सोनों से तौला गया था, सोने से, और करीब इस 1 हफ्ते तक चले समारोह में 2 करोड़ रुपए और करीब 80 kg गोल्ड नेताजी को मतलब जो इकट्ठा किया गया उनके नाम पर। तो यही 80 किलो सोना था और बाकी पैसे थे। इसी दौरान में अब 1945 में ये सब कुछ हुआ। इसके ठीक 8 महीने के बाद 1945 अगस्त का महीना आता है। उसके 2 साल बाद अगस्त में हम आज़ाद हुए थे 47 में। तब जब ये अगस्त की बात है और 45 की जब प्लेन क्रैश किया था, लेकिन उससे पहले ये कहानी शुरू होती है 15 अगस्त 1945 को ही इत्तेफाक से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको मालूम है ख़त्म हो रहा था, और जापान जो इससे पहले एक ताकतवर फोर्स थी, और उस जापान ने आज़ाद हिंद फौज और नेताजी की बड़ी मदद की थी, सपोर्ट किया था। लेकिन इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी चीज़ें बदल गई। जापान को सरेंडर करना पड़ा। जापान के ऊपर आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब भी गिरा था, और जापान को अब सरेंडर करना पड़ा। तो इस सरेंडर से नुकसान ये हुआ कि वहाँ पे ब्रिटिश और बाकी इन लोगों का दबदबा होता, और नेताजी ने सिंगापुर में इस वक्त एक हेडक्वार्टर बना रखा था। तो अब सिंगापुर भी जो है वो जापान के चंगुल से बाहर निकल रहा था, तो वहाँ पे भी ब्रिटिश आर्मी पहुँचने वाली थी। तो अब नेताजी चूँकि अंग्रेज़ों के दुश्मन, तो अब उनके लिए लगा कि एक तो जापान की जो ढाल थी वो ख़त्म, उधर से सिंगापुर में अब ब्रिटिश साम्राज्य की एक तरह से हुकूमत, जापान का वर्चस्व ख़त्म। तो ऐसे सूरत में क्या करें, ऐसी जगह जाएं जहाँ पर अंग्रेज़ों के हाथ ना आ सकें। तो इसी के बाद 16 अगस्त की सुबह 1945 की बात है। नेताजी को जब ये एहसास हो गया कि अब सिंगापुर भी जो है वो ब्रिटिश के कब्ज़े में आएगा, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे जो फंड थे, पैसे थे चंदा के, वो सारी चीज़ें थी। तब उन्होंने फिर ये कहा कि ये सारे पैसों को इकट्ठा किया जाए और यहाँ से इन सारी चीज़ों को, सारे ख़जाने को लेकर निकला जाए, क्योंकि आगे लड़ाई में काम आएगा, और अगर यहाँ रहा तो सिंगापुर में फिर ब्रिटिश के कब्ज़े में चला जाएगा। तो इसी के बाद उन्होंने अपने ख़ास जो थे देवनाथ दास, उनको ये मैसेज भिजवाया कि आप जो भी इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के ये जनरल सेक्रेटरी थे,
देवनाथ दास कि आप अपने जितने भी फंड में जितने भी पैसे हैं वो सब एक बॉक्स में रख कर अलग अलग आप इसको शिफ्ट कीजिए। तो देवनाथ दास ने वो सारे पैसे वहाँ से बैंकॉक भिजवा दिए और यहीं पे फिर पहुँचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और वहाँ पे जाने के बाद कुछ वहाँ पे जो लोग काम करते थे संगठन के लिए, उनकी सैलरी या तनख्वाह के कुछ पैसे निकाले गए उस फंड में से, और बाकी जो पैसे थे उनको 4 बक्सों में रखा गया जिसमें सारे गोल्ड ही था एक तरह का। तो 4 हिस्सों में बांटा गया, 4 बक्सों में रखा गया। और कहते हैं कि उस वक्त इसका कुल वेट करीब 75 केजी था, 75 किलो, और इसमें 75 से 90 किलो बल्कि। इसमें सोने के जेवर के साथ साथ एक सोने का सिगरेट केस भी था जो हिटलर ने एक वक्त में नेताजी को तोहफे में दिया था। तो इन बक्सों को लेकर 17 अगस्त 1945 की सुबह नेताजी ने बैंकॉक से उड़ान भरी। उनके साथ 6 और लोग थे। इनमें से एक थे एस ए अय्यर, एक थे देवनाथ दास जो लेकर आए थे, कर्नल हबीबुर रहमान, कैप्टन गुलजारा सिंह, कर्नल प्रीतम सिंह और मेजर आबिद हसन। अब ये सभी 17 अगस्त की सुबह को बैंकॉक से निकलते हैं और इसके बाद ये लोग साइगॉन पहुंचते हैं। कुछ देर के बाद साइगॉन पहुंचने के बाद साइगॉन पर उस वक्त भी जापान का कब्जा था। तो साइगॉन ये लोग पहुंचते हैं। अब इन्हें साइगॉन से आगे जाना था, लेकिन साइगॉन से वहाँ पे रीफ्यूलिंग होनी थी प्लेन में। लेकिन जब साइगॉन उतरे उसके बाद रीफ्यूलिंग हुई तो फिर पता चला कि प्लेन में कुछ गड़बड़ी, कुछ खराबी आ गई है, तो अब ये आगे के लिए उड़ान नहीं भर सकती। अब नेताजी परेशान हो गए। इत्तेफाक से उसी वक्त वहीं एयरपोर्ट पर उन्हें जापानी आर्मी के जो जनरल थे, मेन हेड प्रमुख, फील्ड मार्शल हिसाइती तेराची, वो दिख गए वहीं पे, चूँकि अभी भी साइगॉन पे कब्जा था। तो उन्होंने बताया कि हमें ऐसे से निकलना है और जाना, और हमारे साथ ये सारा सामान भी है जो हमारी लड़ाई में काम आना है। तब जापानी सेना के प्रमुख ने उनकी मदद की और वहाँ पे एक मित्सुबिशी की 21 प्लेन खड़ी थी। उसमें कहा कि ठीक है आप इसमें बैठकर जा सकते हैं, लेकिन उसमें इशू ये था कि सीट कम थी। तो एक सीट नेताजी के लिए रखी गई। अब नेताजी ने कहा कि नहीं, मेरे साथ कुछ और भी है। तो फिर ये हुआ कि उनके कहने पर कि अच्छा आप एक को और साथ रख सकते हैं, तो हबीबुर रहमान को उन्होंने बिठाया। अब उसमें कुछ और लोग भी बैठ सकते थे, लेकिन उसी प्लेन में ये 4 बक्से को भी रखा गया जिसमें लगभग 75 से 90 किलो गोल्ड था। तो पायलट ने यह भी कहा कि अगर आपको किसी और को बिठाना हो तो आपको ये बॉक्स नीचे उतारना पड़ेगा, लेकिन नेताजी के लिए वो बॉक्स ज़रूरी था आगे की लड़ाई के लिए। तो बॉक्स रखा गया और हबीबुर रहमान के साथ वो बैठे। प्लेन ने टेक ऑफ किया। ये पूरी कहानी मैंने आपको नेताजी के प्लेन क्रैश की इसी कहानी के एपिसोड में सुनाई है, तो डिटेल में आपको वहाँ मिल जाएगी। तो प्लेन टेक ऑफ करता है और उसके बाद कुछ ही देर में ये प्लेन क्रैश कर जाता है। तमाम लोग ज़ख्मी होते हैं। फिर वहाँ लोगों की मदद से नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके हबीबुर रहमान और बाकी जो प्लेन में मौजूद थे उनको अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन नेताजी को बचाया नहीं जा सकता और उनकी मौत हो जाती है। अब इस दौरान में जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो उसमें बक्से भी थे। तो वहाँ की अथॉरिटी ने, कहते हैं कि जो बक्से थे और जो सोने इधर उधर बिखरे थे उन सबको उठाकर एक पेट्रोलियम कैन में जमा किया था और उसमें उसको सील करके वहाँ के आर्मी चीफ भी चूँकि वहीं थे और वहाँ के आर्मी हेडक्वार्टर पहुँचा दिया गया। इसके बाद फिर जब नेताजी की अस्थियों को बाद में साइगॉन से टोक्यो भेजा गया तो उन अस्थियों के साथ कहते हैं कि इन खजाने से भरे बक्से को भी टोक्यो भेज दिया गया था। 5 सितंबर 1945 को टोक्यो में इन खजाने को जो है वहाँ पे इसी नेताजी की संगठन से ही जुड़े एक शख्स को सौंप दिया गया था जिनका नाम एम राममूर्ति है। इसके बाद ये अगले 6 साल तक टोक्यो में ही ये पूरा खजाना रहा जो 4 बक्सों में करीब 75 से 90 किलो गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। फिर 1952 में भारत और टोक्यो से लगातार चूँकि बात हो रही थी, वहाँ से ये जो नेताजी के साथ उस प्लेन में ये ख़जाना था उसको भारत लाया गया और उसे लाने के बाद यहाँ पे एक म्यूज़ियम में, राष्ट्रीय जो नेशनल म्यूज़ियम है अपना राष्ट्रीय संग्रहालय, वहाँ जमा करा दिया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि टोक्यो में जो ख़जाना रखा गया और जो भारत लाया गया और जो नेशनल म्यूज़ियम में रखा गया, यहाँ पे जो गोल्ड आया उसके कुल वेट था 11 kg 300 ग्राम, 11 किलो 300 ग्राम, जबकि उन 4 बक्सों में जो गोल्ड था वो था करीब 70 से 90 किलो। तो अगर मान लीजिए कि
70 किलो भी था, तो 11 किलो पहुंचा, तो लगभग 59 या 60 किलो कम है। वो कहाँ गया? धीरे धीरे जब वक्त बीता तो फिर लोगों ने इसके बारे में बातचीत शुरू की कि आखिर वो गोल्ड कहाँ गया, किसने घपला किया, किसने मारा। तो इसमें सारी वक्त पे जब बात उठी, भारत सरकार ने 1974 में भी एक कमेटी बनाई कि इसके बारे में जांच की जाए। इसके अलावा एक दो और कमीशन बनी कि जांच की जाए, लेकिन उन खजानों का क्या हुआ सही पता ही नहीं चल पाया। कई लोगों का कहना है साइगोन में जब ये क्रैश किया प्लेन, उसके बाद वहाँ पे कुछ लूट मची, कुछ लोगों ने दबा लिया। कुछ लोगों का कहना है कि जब टोक्यो पहुँचा तो कुछ लोगों की नीयत ख़राब हो गई और उन्होंने धीरे धीरे उन खजाने को कम कर दिया, अपने हिस्से में रख लिया, और इसको लेके बहुत सारी उंगलियां उठती रही। लेकिन वो 60 से 70 किलो खजाना सोना कहाँ गया, ये किसी को नहीं मालूम। अब उसके बाद कई सारी जांच हुई, बहुत सारी रिपोर्ट आई, लेकिन फिर भी इसका कोई सुराग नहीं मिला। ख़ास तौर पर दो लोगों को लेकर ये शक जताया गया था कि इस खजाने के गायब होने में इन दो लोगों का हाथ हो सकता है, और इनमें से एक थे वही राम मूर्ति, कि शायद उन्होंने कुछ किया। और इसके अलावा एक और थे इनमें जिनका, बल्कि S.A. अय्यर। तो S.A. अय्यर का भी नाम आया क्योंकि कहीं ना कहीं टोक्यो और इस खजाने के साथ और फिर आज़ाद हिंद फौज के साथ इन लोगों का कनेक्शन था। तो हमेशा कहा गया, लेकिन कभी कोई सबूत मिला नहीं। हालांकि S.A. अय्यर के बेटे जो बाद में ब्रिगेडियर बने, A. थयागराजन, उन्होंने 2015 में एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि उनके पिता की जब मौत हुई, यानी S.A. अय्यर की, तो पेंशन पे ही ज़िंदगी जिया। उन्होंने कभी अपना एक घर तक नहीं खरीदा। अगर इतने सारे सोना होता तो ज़िंदगी हमारी अलग होती। उसी तरीके से राम मूर्ति की फैमिली ने भी हमेशा इन आरोपों से इनकार किया। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद, तमाम इंक्वायरी के बावजूद, आज इतने सालों बाद भी वो 60 किलो के करीब, अगर उसको वैसे ही रखें, सोना जिसकी कीमत इस वक्त करीब 280 करोड़ 280 करोड़ है, ये कहाँ है, कौन ले गया, किसके कब्ज़े में गया, किसकी नीयत ख़राब हुई थी, ये एक पहेली है और एक राज है। तो नेताजी के साथ वो 60 किलो सोना की गुमशुदगी की पहेली वैसी है जैसे नेताजी की मौत को लेकर बहुत सारी पहेली है। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ आज बस वही सिलसिला। आज मीनू अरोड़ा जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मीनू अरोड़ा जी। और ये डॉक्टर करण अरोड़ा जी की मम्मी हैं। साथ ही संतोष फातिमा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे संतोष। और बल्कि सॉरी, माफ़ कीजिएगा, सनोबर फातिमा, खुद ही लिखकर खुद ही गलत पढ़ रहा हूँ। तो सनोबर फातिमा, हैप्पी बर्थडे आपको। और ये हज़रत हुसैन ने भेजा है। अजय कुमार का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अजय। और अक्षय मंधान ने भेजा है। इसके अलावा धवल हादियाल का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे धवल। साथ ही किरणदीप, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे किरण। इसके अलावा नूरुल हक, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे नूरुल हक। और साथ में मंजुला, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मंजुला जी। तो एक बार फिर से आप तमाम लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।